नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और इसमें चल रही है कहानी मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये वीडियो सीरीज अतश्री नवल नारायण कथा। और आज इस कहानी का 41वां अंक 40वां अंक आप तक आया था। बीच में आपने प्रतीक्षा की होगी और फिर एक एक दिन का गैप हो गया। तो 41वां अंक आज हम आपके सामने लेके आए हैं। कहानी में आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम कहानी कहाँ पे छोड़ी है। नवल नारायण उसरी पोस्ट ऑफिस जाकर के ज्वाइन कर लेता है, अपने परिवार को गदाईपुर गांव में छोड़ देता है। और जो नवल नारायण का पुत्र है रंजीतवा, वो अशोक चचा के साथ जाकर के स्कूल में खुद अपना एडमिशन कराता है। तब माया कहती है ये बकलेसवा और अरनौवा का काहे नहीं एडमिशन होगा, तुम इसका भी जाकर के कराओ। तो फिर जाकर के अरनौवा और बकलेसवा का गार्जियन कौन बनता है एडमिशन कराने के लिए? रंजितवा। रंजितवा का गार्जियन बन के एडमिशन कराने स्कूल में कौन गया था? अशोक चचा। अशोक चचा स्कूल घुमाने ले गए थे और वहीं अपने टीचर को बताए कि इसको भी यहीं स्कूल में अभी पढ़ना है। जब आएंगे इसके पिताजी तो नाम लिखावेंगे। अभी तो न पैसा दे के गए हैं न ये, तब मास्टर साहब ने कहा था कि तो नाम यहाँ लिखाना है तो लिखा दो, बाकी सब हिसाब किताब होते रहेगा। तो इस तरह से रंजितवा का नाम लिखा गया था स्कूल में। और जब रंजितवा का स्कूल में नाम लिखा गया तो माया को तो परेशानी होने लगी, क्योंकि माया को कैसे ये बर्दाश्त हो कि उसके जो अपनी दो औलादे हैं वो स्कूल जाए बिना महरूम रहे और रंजितवा स्कूल जाने लगे। तो उसने रंजितवा के पीछे लगाया और बोला कि अरनौवा और बकलेसवा का भी एडमिशन जाके स्कूल में कराओगे और जाके मास्टर साहब से कहोगे जैसे तुम्हारा उधारी में एडमिशन हुआ है वैसे ही इनका भी कराओगे, इनका गार्जियन बन के तुम जाओगे दोनों को लेके। तो 5वीं क्लास में पढ़ने वाला ये 10 साल से भी कम उम्र का बच्चा रंजितवा 6.5 साल के बकलेसवा को और 8 साल के अरनौवा को लेके स्कूल में एडमिशन कराने जाता है। 9.5 साल की उम्र में रंजितवा गार्जियन बन जाता है इनका। ये सब कहानी आपने पीछे सुना है। नवल नारायण को फुर्सत नहीं है, उस नवल नारायण को जो नवल नारायण उसरी पोस्ट ऑफिस में जा करके उसरी पोस्ट ऑफिस के पास में कितने गरीब गुरबा रहते हैं, उनके घर में राशन है कि नहीं, उनके घर में सब्जियां है कि नहीं, उनके पति काम पे जाते हैं कि नहीं और उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं कि नहीं, ये सब पर सर्वे कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन घरों की स्त्रियों के प्रति नवल नारायण की नीयत खराब हो चुकी है। तब नवल नारायण उनके लिए वो सब कर रहा है, लेकिन अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लावारिस हालत में पहले तो उसने वजीरगंज छोड़ दिया था और अब ला करके गदाईपुर गांव में छोड़ दिया है। रंजितवा को ढो ढो करके लाना है, हर जगह से घर के लिए राशन। माया जहां जहां का नाम बता रही है, ये तुम्हारे पापा के दोस्त हैं, जाओ उनसे उधारी मांगो, लेकिन मांगने तो माया नहीं जा रही ना। मांगने के लिए कौन जा रहा है? रंजितवा। रंजितवा के साथ कौन जा रहा है? या तो अशोक चचा या फिर और जो फुआ लोग थी साथ में वो। तो संजय भैया बोले ये नवल नारायण साला असली में हरामी है रंजन बाबू। आप पहला हूं कहे थे कि जब जिस रिश्ते को जरूरत थी ना, ये उस जगह उपलब्ध नहीं था। मैं बोला जनार्दन चाचा और संजय भैया, ये बात आपको नवल नारायण के पूरे कहानी में, नवल नारायण के पूरे जीवन में प्रमाणित होती हुई दिखेगी कि जब जिस रिश्ते को जरूरत थी, ये नवल नारायण उस रिश्ते के लिए वहां उपलब्ध नहीं था।
जब नवल नारायण के बाप को अपने बेटे की जरूरत थी, तब ये बेटा बन के उपलब्ध नहीं था। जब इसकी पत्नी को अपने पति के रूप में साथ खड़ा होने के लिए जीवन संघर्षों में साथ चाहिए था, तो पत्नी के साथ ये पति के रूप में नहीं था। जब इसके बेटों को अब बाप की जरूरत है, ये बाप के रूप में खड़ा नहीं है। लेकिन दुनिया जानती है नवल नारायण बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि उसरी के लोगों को पता है, अरे ये नवल नारायण, अरे ये क्या बड़ा बाबू आए हैं। हालांकि ये किरानी है, लेकिन इसको शौक था बड़ा बाबू कहलवाने का अपने आप को, तो अपने आप को प्रचारित करता था कि मैं पोस्ट ऑफिस का बड़ा बाबू हूं। अब वहां के लोग जान रहे हैं क्या बड़ा बाबू पोस्टिंग आए हैं नया वाला, इतने बढ़िया समाज सुधारक। ये कौन से घर में कौन सा बच्चा स्कूल नहीं जाता है, ये खोज खोज के सबको स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, उसको कॉपी कलम लीड पेंसिल दे रहे हैं। और नवल नारायण के खुद के बच्चों का हालत क्या है, खुद की बीवी का हालत क्या है कि उसको वजीरगंज में छोड़ आए हैं लावारिस की तरह। ना उनके पास पैसा है, ना कोई साधन है, और ना उनको यही पता है कि यहाँ कब तक रहना है, कैसे रहना है। फिर हंस और कंस जी मदद करते हैं, अपनी बहन को लेके आते हैं उसे अपने घर, नवल नारायण की खोजबीन कराते हैं और नवल नारायण के साथ फिर भेज देते हैं, क्योंकि हंस जी को पता था कि अगर थोड़ा सा हम यहाँ भी झुके तो नवल नारायण अपना ये जिम्मेदारी सब हमारे माथा पर टाल देगा। अब जब नवल नारायण को ये खुंदस है कि हंस जी ने क्यों ऐसे हमारे साथ किया, विदा कर दिया, रखने को राजी नहीं हुए, तब नवल नारायण इस खुंदस का बदला लेता है, इनको लाके गदाईपुर छोड़ देता है, अपने पत्नी और तीनों बच्चों को। 10 साल से कम उम्र के 3 बच्चों को उसकी माँ के साथ नवल नारायण गदाईपुर गांव में छोड़ देता है। ना घर में चावल है, ना बनाने के लिए बर्तन है, ना कपड़े हैं, ना सोने के लिए बिस्तर है। और उसके बाद अगले 15 दिन तक नवल नारायण लापता रहते हैं, वापस देखने भी नहीं आते कि ये सब स्ट्रगल में माया ने कैसे क्या करा होगा। आपको याद होगा जनार्दन चाचा और संजय भैया, मैंने कहा था जाते वक्त नवल नारायण ने एक 20 रुपये का नोट पकड़ाया था। अब माया को मैनेज करना है उस 20 रुपये से, घर का राशन भी, घर के लिए जलावन भी, साग सब्जियां भी, और ये बच्चों का स्कूल भी और एडमिशन भी। नवल नारायण को ये चिंता नहीं है। जो नवल नारायण उसिरी में कौन कौन बच्चा स्कूल नहीं जाता है को ढूंढ ढूंढ के निकाल के स्कूल भेजने में लगे हैं, नवल नारायण को ये चिंता नहीं है कि हमारे 3 बच्चे जो मैं गांव में छोड़ के आया हूं, वो कैसे स्कूल जा भी रहे हैं कि नहीं, वो स्कूल जाएंगे भी कि नहीं, पिछले 3 महीनों से जो उनकी स्कूलिंग बंद है उनका क्या होगा, या उनके जीवन में क्या हो रहा होगा। तो जनार्दन चाचा सर झुका के सुन रहे थे, और संजय भैया थोड़े उग्र हो गए। संजय भैया ने कहा, नहीं, ये नवल नारायण सच में बहुत बड़ा वाला हरामी है रंजन बाबू, अब इसमें कोई शक नहीं, धीरे धीरे हमको यकीन होता जा रहा है। मैं बोला, संजय भैया, जहां से ये कहानी हमने आपको बताना शुरू किया था, जहां से ये प्रश्न उठा था कि ये जो आपके अर्णव बाबू हैं और उनका जो पुत्र है छोटुआ, ये छोटुआ का बाप कौन है, क्योंकि अर्णव बाबू ने ही प्रचारित किया है कि ये हमारा पुत्र नहीं है, हमारा ब्याह हमारे लिए नहीं किया था नवल नारायण ने, हमारी पत्नी को रखैल बना के रखा है नवल नारायण ने। ये और ये सब बात की जानकारी जब आपको लगी थी कि आपने ये सुना है, तब आपने हमसे ये सवाल पूछा था, और वहां से हमने कहा था कि आपको पूरी कहानी जाननी पड़ेगी। नवल नारायण के इस कृतित्व पर अगर आपको आज भरोसा नहीं हो रहा है संजय भैया और जनार्दन चाचा, तो पहले नवल नारायण के पूरे जीवन यात्रा को आपको समझना पड़ेगा कि नवल नारायण कौन है, कैसा है, और ये कैसे यहां तक आया है। क्योंकि हाँ या ना में जवाब दे दूं कि हाँ ये सच है या हाँ ये झूठ है, तो शायद उस वक्त तक आप नवल नारायण के जो कृतित्व आपने देखे थे, आप समझ नहीं पाते। लेकिन अब नवल नारायण का पूरा जीवन यात्रा जब हमने बचपन से आपके सामने रख दिया है, तो अब आपको इस बात का यकीन करने में कोई संकोच नहीं होगा और कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि ये जो अर्नौआ ने कहा कि छोटुआ मेरा बेटा नहीं है, यह नवल नारायण का पुत्र है, और मेरी पत्नी को नवल नारायण अपनी पत्नी की तरह रखता है।
पत्नी ना होते हुए भी बहू के साथ उसके नाजायज रिश्ते हैं और उसके बदले में हमें पैसा देता है। जितना मुझे जायज़ नाजायज़ पैसा चाहिए होती है, वो मैं उससे लेता हूँ और ये हम दोनों के बीच गुप्त समझौता है। तो जनार्दन चाचा बोले, "छी, छी, राम, राम, हम क्या कहें?" मैंने बोला, "अभी और कुछ कहने की बात नहीं है जनार्दन चाचा, अभी और एक बात रहस्योद्घाटन आपके सामने करते हैं। ये जो अरनौआ है ना, ये सबसे पहले ये अशोक चाचा के घर में पुष्पा चाची को नहीं बताया था। सबसे पहला ये बात उसने बताया था अपने कंस मामू को। क्योंकि अरनौआ की क्या चाहत थी कि इस पत्नी से उसका पीछा छूट जाए और उसे पता था कंस मामू की फितरत कि कंस मामू को बताएंगे तो भांडा फूटेगा, हरहोर होगा, शोर मचेगा, सब तरफ हल्ला कर देंगे। अब ये कंस जो है अपने घर में जिक्र करता है अपनी पत्नी से कि ऐसा-ऐसा बात है और उसके बाद चुप रह जाता है। तब अरनौआ का मिशन फेल हो जाता है क्योंकि अरनौआ क्या था कि सोच में था कि इस तरह से अगर अपनी पत्नी का और अपने पिता का रिश्ता सार्वजनिक कर देंगे, तो उसे अपनी पत्नी को ढोने का जो वज़न उसके ऊपर पड़ा हुआ है, उससे वो मुक्त हो जाएगा। और सोच रहा था अरनौआ कि न सिर्फ हम मुक्त हो जाएँगे, बल्कि हम अपनी दूसरे किसी के साथ रिश्ते में जुड़ जाएँगे, बंध जाएँगे। लेकिन कंस ने कांड कर दिया। कंस ने इस बात को प्रचारित नहीं किया। अब अरनौआ के पास क्या ऑप्शन बचा? तो अरनौआ ने पूरी सोची-समझी रणनीति के तहत यह अशोक चाचा के घर में पुष्पा चाची को फ़ोन करके फिर बताया, ताकि इससे शोर हो और मेरा काम आसान हो जाए। क्योंकि उसको जब तक ये शोर नहीं होगा कि नवल नारायण का अपने बहू के साथ क्या रिश्ता है, तब तक नवल नारायण जब तक एक्सपोज़ नहीं होगा और एक्सपोज़ होने से ज़्यादा अरनौआ को चिंता इस बात की थी कि हमारा पीछा छूट जाए इस पत्नी से। पूरी दुनिया जान जाए, तमाशा हो और वो तमाशा होने के क्रम में मुझे ये अवसर मिल जाए पूरी दुनिया को ये कहने का और वहाँ से पीछा छुड़ाने का, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये दोनों जाने, अब इनका काम जाने और ऐसी पत्नी के साथ हम आगे रह नहीं सकते और हम किसी दूसरे के साथ जिसके साथ वो प्रेम की पींगे बढ़ा रहा था। तो जनार्दन चाचा कहते हैं ये तो वहीं पे पहुँच गए जहाँ से कहानियाँ शुरू हुआ था और इतना बात बता के जब आप आज हमको जवाब दिए हैं, जो हम वो सवाल पूछे थे कि जो चर्चा सुन रहे हैं कि छठुआ का बाप नवल नारायण है कि अर्नव बाबू हैं, तो आज आपने क्लैरिफिकेशन दिया है। मैं बोला अभी भी ये भविष्य के गर्भ में है, अभी अर्नवा का ब्याह थोड़ी हुआ है। अभी हम जहाँ कहानी में आपको पहुँचाए हैं, वहाँ तक तो अभी अर्नवा का भी एडमिशन ही हो रहा है अभी अर्नवा का चौथे क्लास में। चौथे क्लास में एडमिशन के लिए अरनुआ को ले जाया गया था। मास्टर साहब ने उसको तीसरे क्लास में एडमिशन दे दिया और बकलेशवा की तो स्कूलिंग ही शुरू हो रही थी, तो उसको पहले क्लास में एडमिशन दे दिया। और रंजितवा इतनी छोटी सी उम्र में 9.5 साल की उम्र में इन दोनों का गार्जियन बन के इनका स्कूल में एडमिशन कराते घूम रहा है। और नवल नारायण जो है पूरे उसरी के ना पढ़ने वाले बच्चों की तलाश में घर-घर घूम रहे हैं। तो संजय भैया बोले, इतना छिछोरा आदमी हमको नवल नारायण लगता नहीं था, लेकिन ये है। मैं बोला संजय भैया पूरी कहानी जानेंगे तो समझ में आएगा कि नवल नारायण जैसा छिछोरा इंसान इस धरती पर शायद आगे भी दूसरा बहुत दिनों तक पैदा नहीं होगा। ये अरनौआ और बकलेशवा का भी उतना गलती नहीं है। जिसका बाप और माँ इतना गलत होगा
और जिसने बचपन से यही देखा होगा, वो अगर उसी दिशा में प्रवृत्त हो गया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बुरी बात भी नहीं है। तो जनार्दन चाचा कहते हैं कि आगे बताइए रंजन बाबू, क्या हुआ रंजितवा के साथ? तो मैं बोला, जनार्दन चाचा, नवल नारायण जैसा कि मैंने कहा अगले 15 दिनों तक लापता थे, और इन 15 दिनों में माया अपनी गृहस्थी किसी तरह खींच रही थी। रंजितवा स्कूल जाने लगा था। रंजितवा के जो दोनों भाई हैं, जिनका रंजितवा अभी गार्जियन बन गया था। अब भाई तो नहीं है, लेकिन बाकी आप जान ही रहे हैं, दुनियादारी के रिश्ते में तो भाई ये कहना पड़ेगा। सहोदर भाई तो नहीं है। तो अब स्कूल जा रहे हैं। अशोक चचा साथ में स्कूल जाके बहुत खुश हैं। दोनों चाचा भतीजा की जुगल जोड़ी बहुत अच्छा स्कूल में परफॉर्म कर रही थी। और अशोक चचा को भी ये फीलिंग होने लगा था कि हम हूं देखो गार्जियन बन गए हैं। तो अशोक चचा जहां कहीं भी रंजितवा को जाना होता, उसके साथ उसका ख्याल रखने के लिए जाते, साथ में एक डंडा लेके जाते, बोलते उधर गली में बहुत काटने वाला कुत्ता रहता है, हो ठहर जाओ। तो अशोक चचा के मन में ये केयर, ये ख्याल की भावना भी थी कि इनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। ये गांव के माहौल से परिचित नहीं है, ये सब शहर में रहने वाला बच्चा था, अभी गांव में आया है और गांव के माहौल को हम जानते हैं। और अशोक चचा को लगता था कि उनको पता है कि कौन से गली में काटने वाला कुत्ता है, उधर अगर जाएंगे तो उससे बचने के लिए डंडा भी लेके जाने की जरूरत है। तो अशोक चचा ये पूरा अफेक्शन, पूरा केयर लेकर के रंजितवा के साथ उस स्ट्रगल में रंजितवा के साथ थे, जो नवल नारायण के कारण 10 साल से कम उम्र के रंजितवा पर आ पड़ा था। जो नवल नारायण के निकम्मेपन और निठल्लेपन की वजह से रंजितवा को जो भुगतना पड़ रहा था, गांव में गली-गली में घूम के अलग-अलग घरों में किसी के यहाँ चावल लाने के लिए जाना पड़ रहा था, किसी के यहाँ जलावन जाके मांगना पड़ रहा था, और सबको समझाना पड़ रहा था पापा नहीं है, पैसा नहीं है, जब पापा आवेंगे तो पैसा दे देंगे। ये रटा रटाया माया का वाक्य हर जगह रंजितवा को बताना पड़ रहा था, जिससे रंजितवा को एक अपमान जैसा महसूस हो रहा था कि हम ऐसी परिस्थिति में क्यों पड़े हुए हैं, ऐसी परिस्थिति मेरे सामने क्यों है कि हर जगह जाकर के सुनाना पड़ रहा है पैसा नहीं है, पापा नहीं है। तो फिर ऐसे पापा के होने की जरूरत क्या है? ये माया से एक दिन रंजितवा ये सवाल पूछता है कि तो पापा की जरूरत क्या है, तुम दूसरा बाबूजी क्यों नहीं ढूंढ लाते? बाकी लोग अपने पापा को बाबूजी कहते हैं, तो बाबूजी और पापा में क्या अंतर होता है? हमारे पास पापा क्यों है, हमारे पास बाबूजी क्यों नहीं है? इस पापा को खारिज करो और तुम भी जाकर के एक दूसरा हमारे लिए बाबूजी ढूंढ के लाओ। माया खूब हंसती है, खूब मजाक उड़ाती है, खूब मजाक बनाती है, और बाद में इस मजाक को इतना आगे तक बढ़ाती है कि बहुत आगे तक उसको कहते रहती है, तुम्हारे लिए एक बाबूजी का इंतजाम करेंगे, अभी पापा से काम चला लो। लेकिन रंजितवा के मन में यह प्रश्न बना रह जाता है कि बाकी सबके पापा ऐसे नहीं होते। बाकी किसी को तो जाके नहीं कहना पड़ रहा है कि मेरे पापा नहीं है, पैसे नहीं है। हमारे अशोक चाचा को कहीं किसी के यहाँ जाके नहीं कहना पड़ता कि हमको 10 किलो चावल चाहिए और हमारे पापा नहीं है और पैसा भी नहीं है। स्कूल में मास्टर साहब को भी जाके नहीं कहना पड़ा होगा अशोक चचा को कभी, क्योंकि अब रंजितवा के सामने अशोक चचा ही थे जिनके साथ तुलना करी जा सकती थी। दोस्त भी थे, सहभागी भी थे, और ये बात फिर रंजितवा शेयर भी करता था अशोक चचा से कि आपको तो नहीं कहना पड़ता चचा। तो वो कहते थे नहीं, हमारे तो बाबूजी है ना। तो उन्हीं से रंजितवा ने सीखा था कि उनके बाबूजी हैं, हमारे बाबूजी क्यों नहीं है? हमारे अगर पापा की जगह बाबूजी होते तो शायद हमको भी ये नहीं करना पड़ता। एक बच्चे के मन में ये एक सहज भाव उत्पन्न हुआ था, एक सहज प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि सबके बाबूजी है, हमारे क्यों पापा है फिर? और ये पापा है तो किसी काम के क्यों नहीं है? तो माया ने इसका मजाक बनाया, तुम्हारे लिए एक बाबूजी बाद में लाया जाएगा।
रंजित वो नहीं जानता था कि एक समय आएगा जब ये रहस्य खुलेगा कि ये न इसका पापा है नवल नारायण, न इसका बाबूजी है। उसके बाबूजी तो और पापा दोनों कहीं और हैं। और इस खेल को हंस ने खेला है। वो हंस ने जो दुनिया में बड़े अच्छे विचार, संस्कार और पता नहीं कितने ज्ञान लेकर के पैदा हुए थे। और शायद हंस जी जीवन में बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन हंस जी ने अपना जीवन बर्बाद किसके चक्कर में किया? अपने छोटे भाई और अपनी एक छोटी बहन के कुकर्म को छुपाने के लिए प्रकृति के लेख को मिटाने तक की कोशिश करने लगे। हंस जी इतने बड़े बनने की कोशिश करने लगे, उनको लगा मैं परमेश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं धरती पर सब कुछ बदल सकता हूं, विधि के लिखे विधान को भी बदल सकता हूं। हंस जी वहीं पे भूल गए थे कि एक दिन न ये विद्वता काम आएगी, न ये बुद्धि काम आएगा। और जिस दिन ये आहें और बद्दुआएं जिनके लिए आप ये कर रहे हो गलत, दो गलत को बचाने के लिए, दो के गलत कुकर्मों को छुपाने के लिए आप जो कुछ सही लोगों को तकलीफ दे रहे हो इसमें घसीट करके, उनकी बद्दुआएं जब असर लाएंगी तो आपका दुनिया में न नाम बचेगा, न प्रतिष्ठा। उस दिन न पैसा काम आएगा, न शरीर, न रुतबा, न रसूख। और बाद में मैं आपको और इस कहानी से जोड़ते हुए बताऊंगा कि हंस की मौत बहुत ही गंदे परिस्थितियों में हुई। अपने सुअर जैसे भाई के पैदा किए हुए बच्चों की खातिर जिस हंस ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, उस सुअर और सुअरी जैसे भाई और भावज ने भी हंस का क्या गत नहीं किया इस दुनिया में। कायदे से देखा जाए तो ऐसे बड़े भाई का चरण धो धो करके पीने की जरूरत थी हंस को, क्योंकि हंस एक निकम्मा निठल्ला प्राणी रहा है इस दुनिया में। उसका एक ही काम रहा है, 8 बच्चे पैदा करना। और उन 8 बच्चों को पालने पोसने की जिम्मेदारी हंस और हंसनी की थी। और उसके बाद भी कंस ने हंस के साथ अजीब तरह का व्यवहार किया, जो इस दुनिया में किसी भाई को किसी ऐसे भाई के साथ नहीं करना चाहिए। तो ये कर्मों के लेख बदलने का जो खेल हंस जी ने खेला था, उन कर्मों ने हंस जी का पीछा नहीं छोड़ा। और उन कर्मों ने कहा कि हंस जी, ये जो आप दुनिया भर के ज्ञान बांटते हैं, धर्म का, कर्म का, और इतना जो आपको वेद उपनिषद पुराण सब कंठस्थ है और दूसरों को बताने के लिए सब लागू होता है, और आपने अपने घर में देखा कि आपकी बहन माया और आपका छोटा भाई कंस, इन दोनों के क्या नाजायज संबंध है। उनको सजा देने के बजाय उनके गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए आपने जो ये तिकड़म रचा, और जिस तरह रंजितवा को उसके मूल आधार से तोड़ करके किसी दूसरी जगह पे उठा करके उसे आरोपित करने का कोशिश किया, माए को मौसी और मौसी को मां बना दिया। और हंस जी ने सबको कसम दिया था, अगर आपको याद हो, जनार्दन चाचा और संजय भैया को याद है, इसीलिए उनको ये सब याद दिला रहे हैं पीछे। सबको कसम दे के सबका मुंह बंद कराया था कि कोई इस बात को कभी नहीं खोलेगा। तो जनार्दन चाचा पूछते हैं, एक मन में बात आ रहा है रंजन बाबू, ये जो रंजीत बाबू थे, ये हंस से कभी पूछने नहीं गए फिर कि तुमने हमारे साथ क्या किया था? मैं बोला ऐसे तो ये कहानी भविष्य के घर में छुपा हुआ है जनार्दन चाचा, लेकिन जब वहां तक आवेंगे तो बतावेंगे हम। लेकिन जब आप आज पूछ चुके हैं तो ये रंजितवा के सबसे फास्ट फ्रेंड होने के चलते ये हमारा दायित्व है कि मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ था। जब रंजितवा के सामने ये भेद खुलता है, उसे उसकी माँ का लिखा हुआ वो पत्र मिलता है, जो उसकी माँ ने, सगी माँ ने, जन्म देने वाली माँ ने उसकी पत्नी के साथ, रंजितवा का जब शादी हुआ था तो उसकी रंजितवा के ससुराल में जाकर के उसकी पत्नी से मिलके उनको एक हनुमान जी की जो मूर्ति दी थी और कहा था इस मूर्ति को बाबू को दे देना। और एक बात कही थी, कहा था उस बच्चे को कभी प्यार नहीं मिला है, किसी अपने का दुलार नहीं मिला है। तुम उसके जीवन में आई हो तो तुम उसको खूब दुलार देना, खूब उसको प्यार देना। उसको उसकी सगी मां ने भी प्यार नहीं किया है।
अब जो रंजितवा की पत्नी है उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या कह रही हैं, ये तो मौसी जी हैं और ये कह रही हैं उनको माँ का भी प्यार नहीं मिला है, उनको किसी का प्यार नहीं मिला है, सगी माँ ने भी प्यार नहीं दिया, दुनिया में किसी का प्यार नहीं मिला है, तुम्हारा फर्ज बनता है प्यार दो, तुम जीवन में आई हो तुम उसका ज्यादा ख्याल रखना। तो उसको जितना समझ आया उसने सुन लिया, सोचा जब पति से मिलेगी तब वो इन सब बातों को पूछेगी, और तो कोई रास्ता है नहीं किसी से पूछने का कि ऐसा क्यों कह रही हैं। और फिर जब वो हनुमान जी की मूर्ति कालांतर में खराब होती है, खुलती है, और उसमें से जब वो चिट्ठी निकलती है जिसमें उस्मान ने अपनी पूरी परिस्थिति को बता दिया था कि क्या हुआ है। हालांकि इसमें अभी और एक कड़ी छुपी हुई है जनार्दन चाचा, जो मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जहां पे मैं अभी आपको बस थोड़े दिनों में वहां तक पहुंचाने वाला हूं जहां रंजितवा की शादी हो रही होती है, क्योंकि उस परिस्थिति के आप भी गवाह हैं। तो जनार्दन चाचा की उत्सुकता और बढ़ गई, बोला हम हूँ उसमें शामिल थे। मैं बोला बिल्कुल शामिल थे, क्योंकि जिस दिन रंजितवा का तिलकोत्सव था उसरी में, उस दिन आप याद कीजिए उसके तिलकोत्सव के 1-2 दिन पहले एक बहुत अच्छी संगीत की महफिल आपने सजाई थी, माइक लगा करके, हारमोनियम, ढोलक, तबला सब लेकर के, गाने बजाने वाले लोगों के साथ रात भर वो महफिल चली थी। जनार्दन चाचा ने कहा, हाँ रंजन बाबू हमको याद है। पहला उस दिन से जुड़ी हुई घटना भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले अभी यहाँ तो रंजितवा को जब ये चिट्ठी मिलती है, पढ़ता है, तो उसे एक ही बात समझ में आती है, अभी सबसे बड़े जो इसमें दोषी दिखाई पड़ते हैं वो हैं हंस जी, और हंस जी अभी जिंदा है, तो हंस जी से ही सबसे पहले चल के निपटारा करा जाए। और हंस जी उस वक्त तक रंजितवा को मानते भी बहुत थे। तो रंजितवा पहुंचता है जब छुट्टी, अपने एयरफोर्स से छुट्टी मिलती है और वो आता है, तो हंस जी से मिलने जाता है। हंस जी उस वक्त मखदुमपुर में निवास करते थे, और दुआ सलाम के बाद फुर्सत से बैठ के जब रंजितवा कहता है मुझे आपसे बहुत ही गहन चर्चा की जरूरत है, एकांत चाहिए, और उम्मीद है आप हमारे सवालों का जवाब देंगे। तो हंस जी सोचते हैं कि उस वक्त तक रंजितवा ने भी डॉक्टरेट कर लिया था, तो हंस जी को बड़ा गर्व हुआ था कि ये बच्चा हमारे बराबर की पढ़ाई करके आया है, हमने डॉक्टरेट किया था और कभी हमने इसे ताना मारा था। अब वो क्या ताना मारा था ये भी हम आपको कहानी में आगे बताएंगे। और वो डॉक्टरेट करने के बाद पहली बार उनके सामने वो बच्चा बैठा है, तो हंस जी उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बधाई देते हैं। तब वो कहता है आपसे एक सवाल भी पूछना है, और उस वक्त यहाँ कोई ना हो तब पूछना है। हंस जी का सोचते हैं कि लगता है कुछ अच्छी साहित्यिक चर्चा होगी, क्योंकि रंजितवा का लिखा हुआ साहित्य हंस जी तब तक कुछ कुछ पढ़ने लगे थे, उसमें शुद्धिकरण भी कर दिया करते थे और कई बार कुछ सुझाव भी दे दिया करते थे। तो उन्हें लगा शायद ऐसा ही कोई चर्चा हो सकता है, होने वाला हो आज। कई बार रंजितवा ने हंस जी से कभी फोन पर, कभी चिट्ठियों में, और कई बार आमने सामने बैठ के सूरदास, मीरा, तुलसीदास के जीवन पर और उनके जीवन से जुड़े कई प्रसंगों पर उनके साथ चर्चा भी की थी। तो हंस जी को लगा शायद ऐसा ही आज कुछ विद्वतापूर्ण चर्चा हमारे बीच होने वाली है। तो उन्होंने बड़ा खुशी-खुशी कहा, शाम का खाना खा लेंगे तब बैठते हैं। फिर रंजितवा हंस जी के सामने जब बैठता है, और हंस जी ने उसको बुला के पूछा कि आइए बताइए हो, क्या पूछना चाह रहे थे? तब रंजितवा ने ये जो प्रसंग उसके सामने उपस्थित हुआ है, वो पूरा का पूरा सामने रख देता है। उस दिन का भी प्रसंग जो उसकी शादी के वक्त में तिलकोत्सव के समय में घटा था, और उस वक्त उसके जैविक पिता ने उससे कुछ कहा था। भेद पूरा नहीं खोला था, लेकिन पर्दे पर्दे में रहस्य खोला था। और उसके 5 से 7 दिन के बाद, शादी के बाद, उसकी जो जैविक माँ है, वो जाकर के रंजितवा के होने वाली बहू को
उसके मायके में रंजीतवा के ससुराल तक पहुँचती है उसको देखने के लिए और उससे मिल कर के आधे घंटे में जो कुछ उसे बताती है कि उसको किसी का प्यार नहीं मिला है, सगी माँ का भी प्यार नहीं मिला है। तुम उसका अच्छे से देखभाल करना, तुम उसके जीवन में आई हो तो और ये हनुमान जी की मूर्ति उसको दे देना, कहना इसको कभी भी घर से बाहर ना फेंके। अगर ये खराब भी हो जाए, इनका फ्रेम खराब होने लगे, तो इसको फिर से फ्रेम हटा करके फिर से इसको बढ़िया से इसको साज-सज्जा कर दी जाए। अब वो पूरी कहानी हंस जी के सामने रखते हुए रंजीतवा पूछता है कि ये जो मैं सुन रहा हूँ कि मेरी माँ माया नहीं है, मेरे पिता नवल नारायण नहीं हैं, मेरी जैविक माता वो आपकी दूसरी बहन है, मेरे जैविक पिता आपके वो दूसरे बहनोई हैं और आपने क्या ऐसा खेल करा था, जो इन चिट्ठियों में दर्ज है? आपने किस तरह इस माँ को बेवश बनाया था उसके पति का इलाज कराने के बदले में जो उसका मुँह बंद कराया था और वो स्त्री आपकी एक बहन बेवश हो गई थी कि अभी अपनी बच्चा बचाए या अपने पति को बचाए। आपने उसे मजबूर कर दिया था। ब्लैकमेल कह सकते हैं इसको। अपने एक छोटे से स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी एक बहन का घर बसाने के लिए आपने एक के साथ जो ये खेल खेला था और जो ये घटना आज दर्ज है, क्या ये सही है? अब हंस जी को काटो तो खून नहीं। हंस जी का चेहरा सफेद पड़ गया। हंस जी ने अगले 15 मिनट कुछ बोला नहीं। ध्यान में गहन ध्यान में जाने का ढोंग किया। तो रंजितवा ने कहा ये सब ढोंग मत करिए। हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए कि क्या ये सही है या ये सब गलत है, जो मेरी जानकारी में आया है। तो 15 मिनट के बाद हंस जी का मुंह खुलता है और हंस जी कहते हैं मैं कसम में बंधा हुआ हूं, इसलिए आपके इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। मैं ना ये कहूंगा कि ये सही है और ना ये कहूंगा कि ये गलत है। और मैं आज आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद आप मुझसे बात नहीं करने आइएगा, आप मुझसे मिलने नहीं आइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब आपके मन में ये प्रश्न उठ गया है तो आप मानेंगे नहीं, बार बार घूम फिर के इस प्रश्न के उत्तर को पाने के लिए आएंगे, मचलेंगे। हंस जी ने उस दिन रंजितवा को कहा कि भांजा भगिना ब्राह्मण होता है, देवतुल्य होता है अपने मामा के घर के लिए, और हम आपको वही रेस्पेक्ट करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारा और आपका रिश्ता नहीं बदलता है। माए मौसी का रिश्ता हो सकता है बदल गया हो, माए कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, मौसी कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, मौसा कोई भी हो, पिता कोई भी हो, लेकिन हमारा और आपका रिश्ता तो मामा भांजा वाला फिर भी बना हुआ है। सो आपके इस प्रश्न का जवाब न देके हम कहेंगे कि आप इस रिश्ते पर केंद्रित रहिए। तो रंजितवा भी कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग करके उनको कहता है कि नहीं, ये माए मौसी को बदलने वाले के प्रति अब मेरे मन में सम्मान की भावना नहीं बची है और आपको सीधे सीधे इस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। तो हंस जी अपने बिस्तर से उठते हैं। समझ नहीं आता है रंजितवा को कि ये क्या कर रहे हैं। वो जमीन पे बैठ जाते हैं और रंजितवा का चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं इस प्रश्न का जवाब देने के लिए रंजीत बाबू मुझको विवश मत कीजिए, मैं नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव की सौगंध लेकर के इस प्रश्न के ऊपर मौन रहने का व्रत लिया है। तो मेरे पूरे जीवन भर की साधना, मेरे पूरे जीवन भर की तपस्या को आप मत लजाइए। और मैं आपसे आज तक आपने जितना भी मुझे रिस्पेक्ट दिया है, उसके बदले में सिर्फ एक चीज मांगता हूं कि मेरे जीते जी और मेरी पत्नी के जीते जी, क्योंकि इसमें हम दोनों इन्वॉल्व हैं, ये कांड हम दोनों ने मिलके करा है। हम दोनों के जीते जी
आप इस प्रश्न को दुनिया के सामने भी मत रखिएगा। ये मैं आपसे चरण पकड़ के आपसे वादा ले रहा हूं। अब कितना भी रंजितबा कोशिश कर रहा है, हंस जी चरण नहीं छोड़ रहे। कह रहे हैं ये आपको वादा देना पड़ेगा। मैं यह तो रंजितबा कहता है कि आपने पहले माँ को मौन कराया था, माँ को मौसी, मौसी को माँ बना के, और आज आप दूसरा गुनाह कर रहे हैं कि इस प्रश्न को फिर कभी उठाइएगा भी नहीं जब तक मैं जिंदा हूं। क्योंकि जब आप मर जाएंगे और आपकी पत्नी हंसनी जी भी नहीं रहेंगी दुनिया में, और तब रंजितवा ये प्रश्न करेगा तो दुनिया को ये प्रश्न करने का अवसर मिलेगा कि जब हंस जी जिंदा थे तब क्यों नहीं कहा। तो हंस जी कहते हैं मुझे मालूम है। तो रंजितवा पूछता है तो ये भी आपका एक ट्रिक है इससे बचने का, पलायन का। तो हंस जी कहते हैं यही समझ लीजिए। लेकिन चूंकि गुरु गुरु को साक्षात करके मैंने सौगंध लिया है, इसलिए आपके इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, और आप आज के बाद इस प्रश्न का जवाब मुझसे नहीं मांगेंगे। जब तक मैं दुनिया में जिंदा हूं, जब तक मेरी पत्नी दुनिया में जिंदा है, इस प्रश्न को आप कहीं कभी भी उठाएंगे नहीं, तभी मैं आपके चरण छोड़ूंगा। तो रंजितवा को अपने चरण छुड़ाने के लिए, क्योंकि हंस जी को वो बहुत इज्जत करता था उस दिन तक, तो जनार्दन चाचा उसने अपने चरण छुड़ाने के लिए उनको ये वादा दे दिया। क्योंकि जब आपके सामने इतना बड़ा विद्वान, एक मूर्धन्य इंसान जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, आपका आइडियल चरित्र सामने बैठा हो और वो आपका चरण पकड़ ले, कोई रास्ता नहीं बचता है। तो रंजितवा ने कहा ठीक है, ठीक है, आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आपने जो मुझसे मांगा है ना, आप बहुत बड़े हैं मुझसे। कायदे से मुझे सब कुछ मांगने का हक है और आपको देने का हक है, लेकिन आपने वो कुछ दिया नहीं। आपने वो बड़प्पन अपना खो दिया है हंस जी। और वो बड़प्पन को खो के आज मेरे चरणों में बैठ के आप मांग रहे हैं जो मुझसे, मेरे पास अब वो देने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि ये घर भी आपका है, दरवाजा भी आपका है, कमरा भी आपका है, बिस्तर भी आपका है, सामने भी आप ही है, और आप अब चरण पकड़ के बैठे हुए हैं, छोड़ने को राजी नहीं है। कोई रास्ता नहीं बचता है मेरे सामने कि कर्ण की तरह कवच कुंडल भी अब अगर दान करना पड़े तो उसको भी काट के नोच करके फेंक दिया जाए, दे दिया जाए, और अपना पीछा यहां से छुड़ाया जाए। हंस जी निरीह भाव से ताक रहे होते हैं रंजितवा की आंखों में, और रंजितवा उनको कहता है ठीक है, इस सवाल को मैं भूल जाऊंगा, अपने दिल में उठ रहे झंझावातों को भी मैं यहीं खत्म कर दूंगा। क्योंकि अब आपसे वादा कर दिया है, इसलिए इस प्रश्न को अब आगे किसी के सामने रख भी नहीं पाऊंगा। और शायद जब तक आपकी और आपकी पत्नी का देहावसान हो सकता है मेरे असली जैविक माता पिता भी तब तक स्वर्ग सिधार जाए, तो उनसे भी अब कुछ पूछने का मतलब बनता नहीं है। तो जो नियति का खेल है, हमने ये स्वीकार कर लिया हंस जी। लेकिन आपको आपका मनचाहत देते हुए ये आपको श्राप भी देता हूं कि आप इसकी पूरी कीमत इस दुनिया में चुकाएंगे। अगर कहीं परमात्मा है और वो बैठा हुआ है, और परमात्मा का एक वाक्य है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म में आसक्ति रखो, उसके परिणाम में नहीं। तब, और सत्यमेव जयते, सत्य की सर्वदा विजय होती है। तो आपने जो सत्य को झुठला करके एक असत्य को आगे खड़ा किया है, अब रंजितवा उसी कृष्ण के ऊपर सबको छोड़ दे रहा है, किसके बदले में। और उसी कृष्ण का वचन है गीता में कि हर कर्म की सजा मिलती जरूर है। तो आपके आपके कर्मों की सजा मिले। आपको आपका जीवन छोड़ने से पहले यकीन हो जाए कि आपने ये जो जिंदगी जी, ये एक पाखंड की जिंदगी थी, ये एक छलपूर्ण जिंदगी थी, और इस जिंदगी में आपने जो जो कुछ गलत करा है, इसका एक एक चीज आपके सामने हो। रंजितवा के सामने बार बार आपने खानदान 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 शब्द का प्रयोग किया था। तो आपके खानदान का नाश हो, सर्वनाश हो हंस जी, और वो आपके जीते जी हो, आपके सामने हो। ये श्राप भी आपके इस दरवाजे पे बैठ के आपको दिए जा रहा हूं, क्योंकि आज आपके पास अवसर था अपने पाप को कम कर लेने का, बता करके सच्चाई। लेकिन आपने फिर कसम की आड़ में, और गुरु के खाए हुए कसम की आड़ में, आज आप फिर न्याय करने से चुप रह गए। आज आपने फिर अपने आप को न्याय से दूर कर दिया हंस जी।
अब हंस जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आपके हर चीज को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं उसी निर्णय पे हूं कि आप अपना वादा कायम रखिएगा जो आपने अभी मुझे दिया है, कि आप मेरे जीते जी और मेरी पत्नी के जीते जी इस प्रश्न को अब दोबारा हमारे सामने लेके नहीं आएंगे। तो रंजितवा कहता है, ठीक है, जो दे दिया इस कमरे में आज आपको, मैं इस पे कायम रहूंगा। मेरे साथ दुनिया ने क्या किया है इससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। मैं दुनिया में अपने वादों के ऊपर कायम रहूं और अपनी सच्चाई के साथ जी सकूं, इसके लिए मैं अपने वादे की रक्षा जरूर करूंगा। उसके बाद रंजितवा चुपचाप सोने चला जाता है। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आती है। फिर किसी तरह भोर होते होते आंख लग जाती है। सुबह होता है। वहां जो रंजितवा के कुछ मेरे भाई ये कंस की पैदा की हुई संततियां उसके साथ जाती हैं। रंजितवा कहता है, अब जाने का समय हो चुका, ट्रेन कितने बजे है? तो बताते हैं कि अभी 1 घंटा ट्रेन में देर है भैया। तो रंजितवा कहता है, तो ठीक है, चलो कहीं सैलून है तो बाहर दाढ़ी बना ले। क्योंकि रंजितवा को वो घर काटने को दौड़ रहा था, वहां उसको रहना गंवारा नहीं था और वो सोच रहा था कि कितनी जल्दी यहां से निकल जाए। तो जब रंजितवा दाढ़ी बनाने के लिए निकलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जेब में जितने रुपए थे जो उसने शाम में अपना पैंट खोल करके पैंट शर्ट टांग दिया था, वो सब चोरी कर लिए गए हैं। उसे पता चलता है इसमें अब सिर्फ 100 रुपए बचे हैं। काफी पैसे थे उसकी जेब में, लेकिन वो देखता है ये 100 रुपए में भी मैं पहुंच जाऊंगा, घर तक तो पहुंच ही जाऊंगा। तो सोचता है कि अब ये भी बता करके क्यों ये भेद खोलना कि किसी ने यहाँ मेरे पैसे चुरा लिए हैं। और दाढ़ी बना के आता है, लौटने के लिए चलता है। उसे पता था कि मखदुमपुर के इस घर को मैं आखिरी बार देख रहा हूँ, इस घर को मैं आखिरी बार विदा दे रहा हूँ। अब यहाँ नहीं, ना तो आना है, ना कभी यहाँ से गुजरना है। तो संजय भैया पूछे, वो साल कौन था, कौन सा था रंजन बाबू? हमने कहा, जनार्दन चाचा और संजय भैया, मान के चलिए वो साल था 2004 का। बीच की कहानियां अभी आपको सुनानी बाकी हैं, तो कई कड़ियां आपको यहाँ पे अभी पता नहीं चल रही होंगी, जो आपको मैं पूरी कहानी बताऊंगा तो आपको और सब कुछ समझ आ जाएगा। तो रंजितवा वहां से चल पड़ता है। वो आखिरी हंस जी से मिलन था रंजितवा का, वो आखिरी हंसनी जी से मिलन था रंजितवा का, और वो मखदुमपुर के उस हंस जी और हंसनी जी के घर में आखिरी कदम था रंजितवा का। और पता था कि मन से तो लूट के जा ही रहे हैं, जिस प्रश्न का जवाब देने आए थे हंस जी ने ना जवाब देते हुए भी पूरी तरह से प्रमाणित कर दिया था कि जो जो घटनाएं जिनका वो जवाब लेने आया है वो सब के सब घटित हुई हैं और सही हैं। तभी तो हंस जी जवाब नहीं दे रहे, उसको जवाब देने से बचना चाह रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा, ना मैं ये कहूंगा कि ये सच है, ना मैं ये कहूंगा कि ये गलत है, मैं इसके ऊपर मौन रहना पसंद करूंगा, वैसे ही रंजितवा को जवाब मिल गया था कि सच्चाई क्या है। लेकिन साथ और एक वादे में बांध लिया कि इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं ढूंढेंगे मेरे जीते जी और मेरी पत्नी के जीते जी, क्योंकि इस दोनों काम के लिए मास्टरमाइंड मैं और मेरी पत्नी थे। अब एक और वादे में रंजितवा बन जाता है। नहीं तो रंजितवा की योजना में थी कि उसके बाद नवल नारायण और माया की खटिया खड़ी करने वाला था वो आगे जाके। लेकिन जब हंस जी ही मुकर गए, हंस जी ने ही जवाब नहीं दिया और साथ और एक दूसरे वादे में बांध लिया, चरण पकड़ के उसी से कुछ और मांगने लग पड़े, तो रंजितवा ने सोच लिया कि अब कुछ हासिल होना नहीं है यहां पर। उसे यह भी पता चल गया कि सच्चाई इसकी क्या है। सच्चाई तो वैसे उसको 1.5 साल पहले भी पता चल चुकी थी, जब वो चिट्ठी खुल गई थी उसके जैविक माँ के उसके सामने। लेकिन इस अवसर तक आने में, जहां हंस जी के सामने इस बात का जवाब सवाल किया जाए, और 1.5 साल लगे रंजितवा को। क्योंकि तब रंजितवा अपने एयरफोर्स में बीकानेर में तैनात था।
और उस समय कारगिल के युद्ध के बाद एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था एयरफोर्स का, तो छुट्टियां मिलनी संभव नहीं थी। कालांतर में रंजीतवा का ट्रांसफर हो जाता है और उसके बाद रंजीतवा ट्रांसफर के बाद छुट्टी लेके आता है, फिर हंस जी से मिलता है, तब ये बातें हंस जी के साथ होती है। तो हंस जी को श्राप दे करके उस रात को जो रंजीतवा वहां से चला था, सुबह जाके हंस जी कुछ नहीं बोलते हैं, जाके सिर्फ उनको वो प्रणाम करता है और एक बात कहता है, ये आखिरी प्रणाम है। हम मामू भगने के रिश्ते में हैं तो, लेकिन शायद अब हम एक दूसरे के सामने, चूंकि आपने कहा है ना आप मेरे प्रश्न का उत्तर तो देंगे नहीं और आप चाहते भी नहीं है कि मैं आऊं जाऊं आपके सामने, तो ये आखिरी प्रणाम है, स्वीकार कीजिए। शायद अब एक दूसरे का दर्शन ना हो, ना मैं आपका दर्शन कर सकूं और ना शायद मैं अब आपको अपना चेहरा दिखाने के लिए भी लौट के आऊंगा। हंस जी कुछ नहीं बोलते हैं, दो आंसू अपनी आंखों से टपकाते हुए सिर्फ उसके माथे पर बहुत देर तक, रंजितवा के माथे पर हाथ फिराते रहते हैं और रंजितवा सुनने में विचरते हुए चल पड़ता है। जब वहां मखदुमपुर से अपने घर के लिए, वो घर जहां उसकी ना माँ थी ना उसका पिता था तो कोई मौसा और मौसी, लेकिन कहना उसे उनको पापा था, कहना उनसे उनको मम्मी थी। जिस माया और नवल नारायण को रंजितवा को माँ और पापा कहना पड़ रहा था, उसे पता था। और अब हंस जी के व्यवहार ने पूरा कंफर्म कर दिया था उस दिन कि ये कौन है हमारे। लेकिन हंस जी को दिए वादे की भी रक्षा करनी थी, इसलिए अपने उस तूफान को अपने अंदर जज्ब करना था। और जब रंजितवा चल पड़ा तो उसे पता लगा कि वो अपने साथ एक रेडियो लेके आया था, वो रेडियो भी नहीं मिल रहा है। खोज खोज के थक गए। एक दो मेरे भाइयों ने बताया कि खोज के थक गए भैया, ये तो कहीं मिल नहीं रहा है, आपने कहीं रास्ते में खो दिया हो। फिर रंजितवा हंस के कहता है, कल शाम तक तो यहीं सुन रहे थे, यहीं बेड पर था। तो कहते हैं हाँ, उसके बाद तो रेडियो लेके आप कहीं गए भी नहीं है, लेकिन नहीं मिल रहा है। रंजितवा की एक घड़ी थी, कीमती घड़ी, वो भी नहीं मिल रही थी। एक भाई जो कंस का एक पुत्र था, जिससे रंजितवा की अच्छी थोड़ी ट्यूनिंग बनती थी, तो उसने कहा भैया का घड़ी और भैया का रेडियो तुम लोग ढूंढो, जब अगर नहीं ढूंढोगे तो मैं अभी तुम सबकी बजाने वाला हूं। रंजितवा ने उसे चुप करा दिया, बोला कोई बात नहीं। किसी भाई को या तो पसंद आ गई होगी, उसने छुपा लिया होगा, अगर मांग लिया होता तो वैसे भी दे देते, क्योंकि रंजितवा को पता है ये घड़ी और रेडियो उतना महत्व नहीं रखता। जब जेब से 10,000 रुपये भी गायब हो चुके हैं, तो ये घड़ी और रेडियो भी चला गया, कोई बात नहीं, ये भी ले लो। जेब में 100 रुपये तो कम से कम छोड़ दिए हैं, जो किसी से बिना मांगे घर तक जा सकते हैं। तो रंजितवा ने ये समझ लिया, जनार्दन चाचा और संजय भैया, ये जो प्रश्न पूछने आए थे, ये इसकी कीमत यहाँ रह गई, देनी पड़ी इतना, और ये कीमत दे के जा रहे हैं। उसे मालूम था कि अब यहां से जा रहे हैं, और उस दिन उसने अपने जी भर के हंस और हंस के खानदान को, जब वहां से जा रहा था तो लानतें देते हुए निकल पड़ा। अब चूंकि रंजित वो लानत वहां देते हुए निकल पड़ा, हम आपको वो कहानी यहाँ पे बता दी है, तो बेहतर है संजय भैया और जनार्दन चाचा कि आप भी आज लानत दीजिए और ये 41वां एपिसोड खत्म कर दिया जाए। संजय भैया और जनार्दन चाचा कहते हैं, हम मौन होके पूरा कहानी सुनते रह गए रंजन बाबू। इन दोगलों का चरित्र इतनी दोगलई से भरा हुआ है कि इनको इंसान कहने में भी शर्मिंदगी महसूस होने लगी है मुझको। संजय भैया बोले, यही बात तो हमारे साथ भी है जनार्दन जी, हम तो ये लोग को बहुत अच्छा आदमी समझते थे, लेकिन सच कह रहे हैं, ये लोग इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। तो संजय भैया ने शुरू किया, हंस को लानत है, हंसनी को लानत है, कंस को लानत है। कंसनी को लानत है, जिसने कंस के साथ मिलके बस केवल 8 बच्चे पैदा किए, कभी एक बार भी नहीं पूछा कि अरे कंस, इनको खिलाने पिलाने के लिए तेरे पास कोई नौकरी नहीं है, तो कुछ करता नहीं है, निकम्मे निठल्ले।
हम केवल इसलिए तुम्हारे घर में बहू बन के नहीं आए थे कि तुम हमको अपनी सुअर की तरह हमारे साथ मिलकर तुम बाल बच्चे पैदा करो 8-10। और उनका देखभाल कौन करेगा? उनको पढ़ावा-लिखावा, पालन-पोषण कौन करेगा? उनका शादी-ब्याह कौन करेगा? इसकी ज़िम्मेदारी अपने भाई और भौजाई पर छोड़ दो। पूरा ज़िंदगी उनके सामने हमको नज़र झुका के रहना पड़े। तो मैं बोला, ये बोध कंसनी में भी कहाँ था संजय भैया? तो बोले इसीलिए तो कंसनी को भी लानत है। अरे हंस और हंसनी जी तो जो किए सो किए ही थे। ये कंसनी भी कंसे के साथ वैसे नहीं। मैं बोला राम मिलाए जोड़ी संजय भैया। संजय भैया बोले बात ये भी सही है। और जनार्दन चाचा बोले तो नवल नारायण को छोड़ देंगे का? साला ये भी तो सबसे बड़का तो कल्प्रिट ये है। ये 9 साल के रंजीत बाबू को जाके स्कूल में एडमिशन कराना पड़ रहा था। अपना खुद का उधारी पर खुद के भाइयों का भी गार्जियन बनना पड़ रहा था। और ये नवल नारायण उसिरी में घर-घर में जाकर के कौन स्कूल नहीं जाता है, बच्चा को ढूँढ रहा था। और हम लोग वहीं से ना प्रभावित हुए थे संजय के बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे एकदम। और आज देखो कैसा चरित्र निकल के आ रहा है। संजय भैया बोले, "मिल जाए नवल नारायण तो साले को गर्दन मरोड़ दें जनार्दन जी।" जनार्दन जी बोले, "नहीं संजय, हमसे तो गर्दनों नहीं ममोड़ाएगा। हमको खाली मन करता है कि बस उसका मुँहवा पे थूक दें अगर मिल जाए तो।" हमने कहा वो भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लानत भेजिए और छोड़िए, बाकी अपना कर्म भोगेगा। और नवल नारायण जहाँ कहीं भी होगा अपना कर्म भोग रहा होगा। तो ये कहते हुए अब हमने लिया विदा जनार्दन चाचा और संजय भैया से ये कहते हुए कि अब लानत हो गई है, तो अब वक्ता को जाना पड़ता है लघुशंका। तब रंजन कुमार जी जाएँगे इस कहानी को ब्रेक देकर के लघुशंका करने। तो आप सबको पता है यार, आप सब लोग तो व्यूअर हैं। आपको पता है कि मैं हूँ रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और आज रंजीतवा की कहानी हमने जहाँ जिस जगह पे छोड़ी है, कुछ इधर की बताई, कुछ उधर की बताई। किताब में कैसे आएगा आप इसका चिंता मत करिए। आप कैसे सुन रहे हैं, आप वैसे समझिए। तो आगे अगले एपिसोड में फिर बतावेंगे आगे, कि आगे क्या होता है। कैसे उसिरी पहुँचता है रंजीतवा, फिर कैसे रंजीतवा की नौकरी लगती है, कैसे रंजीतवा की शादी होती है। ये अरनउआ बकलेशवा का क्या होता है। ये अरनउआ बकलेशवा को तो पता ही नहीं है कि रंजीतवा 9 साल से उसका गार्जियन बना हुआ है। 9 साल की उम्र से ही कभी अरनउआ बकलेशवा के लिए उसका बाप नहीं खड़ा है। उसके साथ रंजीतवा को खड़ा होना पड़ रहा है। उसके लिए उधारी माँगता फिर रहा है, खाना-पीना, सब्जी। तो है ना संजय भैया बोले ये भी किस्मत के बात है रंजन बाबू, कि रंजीत बाबू को उधारी माँग-माँग के सब्जी और राशन पानी जुटावे पड़ रहा है 9 साल की उम्र में। अब बाकी जो नवल नारायण की जो 2 असली संतानें हैं, ये मगरदुम होके डोल रही हैं। और सही बात बोले कि नवल नारायण की माया को भी कौन-सा उधारी माँगने जाना पड़ रहा है। वो भी तो घर में बैठल है। भेजती तो हर जगह बात करने के लिए रंजीतवे को है। तो मैंने कहा इसीलिए तो इनको लानत भेजने की ज़रूरत है। संजय भैया और जनार्दन चाचा तो उन लोगों ने फिर से शुरू कर दिया, नवल नारायण लानत है, लानत है, लानत है, माया तेरी को लानत है, लानत है, लानत है, हज़ारों लानत है। तो आप देख रहे थे लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। ये था बड़ा बाबू उपन्यास पर आधारित वीडियो सीरीज़ का 41वां अंक। और हम आपको मिलेंगे 42वें अंक में। तब तक के लिए स्वीकार करिए, सप्रेम, नमस्कार।